नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना जो पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाएं हैं, रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में रचनाओं के क्रम में दोस्तों हमने सबसे पहले उपन्यास जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी थे, सभी उपन्यासों का अध्ययन कर चुका है। उसके बाद में जो कहानियाँ लगी थी हमारे पाठ्यक्रम में, कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं। अब दोस्तों हम नाटक जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो नाटकों का अध्ययन कर रहे हैं। नाटकों के क्रम में सबसे पहले हम चंद्रगुप्त नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, ऐतिहासिक नाटक है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक के दोस्तों हम 5 वीडियो इससे पहले देख चुके हैं। 5 वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देखिए दोस्तों, उसके बाद इनको देखिए, इस वीडियो को। मैं आप लोगों को देखने का क्रम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त नाटक में जो पात्र परिचय थे उनको देखा है दोस्तों। पात्र परिचय के 3 वीडियो हैं। उसके बाद हम चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों में है, तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक उसमें 11 दृश्य है और दूसरी अंक इसमें 10 दृश्य है। आप लोगों को पता होगा नाटक में अंक होता है, अंक के बाद में दृश्य होता है। तो सबसे पहले हम आप लोग जब वीडियो देखें दोस्तों, तो मैं आप लोगों को देखने का क्रम बताए दे रहा हूँ। सबसे पहले उसमें लिखा है प्लेलिस्ट में चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद पात्र परिचय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये दोस्तों पात्र परिचय के हो गए 3 वीडियो। उसके बाद दोस्तों चौथा वीडियो जो है उसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद प्रथम अंक दृश्य 1, 2, 3। ये दोस्तों उसमें चौथे वीडियो में है। और 5वें नंबर का जो वीडियो मिलेगा उसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद प्रथम अंक और दृश्य लिखा हुआ है, दृश्य 4 से लेके 11 तक। और आज दोस्तों ये रहेगा, आज हम इस वीडियो में जो चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक है, तो द्वितीय अंक के सभी 10 दृश्यों का वीडियो, इस वीडियो 10 दृश्यों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा दोस्तों देखने का क्रम रहेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अगर जब भी आप देखें वीडियो दोस्तों, तो क्रम से ही देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। हम वीडियो छोटे इसलिए बनाते हैं कि ज़्यादा लंबे इसलिए ना हो कि जिससे आप लोगों को बोरियत ना महसूस हो। इसलिए हम वीडियो को उतना ही रखते हैं जितने में आप लोगों को आराम से एक बार में देख सकें। इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोगों को पूरे क्रम से मिल जाएंगे। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोग जहाँ चंद्रगुप्त नाटक की प्लेलिस्ट खोलेंगे उसमें सभी वीडियो क्रम से हैं, उनको आप देखिए सीरियल से। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने आज के इस चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक को। अगर आप लोग दोस्तों यही कहेंगे कि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्रों को इसका लाभ पहुंच सके। आप लोगों को पता है चंद्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, और हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। बिहार का जो एस्टेट का पीजीटी का पेपर होता है, सेकेंड एस्टेट का पेपर सेकेंड, पीजीटी का उच्च माध्यमिक स्तर का उसमें लगा हुआ, और भी दोस्तों तमाम स्टेट के टीजीटी पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन एग्जामों में लगा हुआ है चंद्रगुप्त नाटक। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। तो चलिए आते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक द्वितीय अंक और दृश्य क्रमांक पहला। तो पहला दृश्य दोस्तों कहाँ का सीन है, देखिए। उद्भांड में सिंधु के किनारे, उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी है। तो कार्नेलिया कौन है, आप लोगों ने देखा है पिछले अंक में कि और पात्र परिचय में कि कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री है। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री है। और लास्ट में दोस्तों चंद्रगुप्त का विवाह भी इसी से होगा। इस नाटक की नायिका भी कार्नेलिया ही है। नायक चंद्रगुप्त मौर्य है और नायिका कार्नेलिया है, जो सेल्यूकस की पुत्री है। और सेल्यूकस कौन है, सिकंदर का सेनापति है, यवन सेनापति है। तो यहाँ का दृश्य है दोस्तों, उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी है। अब देखिए दोस्तों कार्नेलिया क्या कह रही है। सिंधु का यह मनोहर तट, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। गाती है, क्या गाती है दोस्तों, ये गीत जो है ये कार्नेलिया गाती है, ये बहुत पेपरों में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा,
ये दोस्तों पूछा जाता है, कई बार यूजीसी में आ चुका और टीजीटी पीजीटी में आ चुका कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस अंक में है और किसने गाया है। तो याद रखिएगा, कार्नेलिया गाती है और दूसरे अंक में है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मगल कुमकुम सारा, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सर लघु लघु सुरवनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु सुरवनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर संहारे सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए। संभक्त नीड़ निज प्यारा, संभक्त मभक्त निज नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख भेरे, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर फिरते मंदिर उबते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, मंदिर उबते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अब दोस्तों फिलिप्स आता है, फिलिप्स का प्रवेश होता है। प्रवेश करके, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलम्ब हो। फिलिप्स दोस्तों कह रहा है। कार्नेलिया कहती है, फिलिप्स यह तुम हो, आज दारा की कन्या वाल्हीक जाएगी, आज दारा की कन्या वाल्हीक जाएगी। फिलिप्स कहता है, दारा की कन्या नहीं कुमारी, साम्राज्ञी कहो। कार्नेलिया, असंभव है फिलिप्स, ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदयों पर भी अधिकार कर लिया। वह देव कुमारी सी सुंदर बालिका सम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि वह एक महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय प्रणीता पत्नी नहीं। किसके बारे में बात है ये दोस्तों? बात हो रही है कन्या वाल्हीक की। फिलिप्स दोस्तों कहता है, कुमारी प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है? कार्नेलिया, यदि प्रणय हो। फिलिप्स कहती है, प्रणय को तो मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया हंसकर कहती है, ओहो यह तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स कहता है, कुमारी क्या तुम मेरे प्रेम को हंसी उड़ाती हो? कार्नेलिया कहती है, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर कहता है, मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियाँ स्कंधावार में साम्राज्ञी के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी? कार्नेलिया कहती है, नहीं, संभवतः पिताजी को यहीं रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। फिलिप्स कुछ सोचकर कहता है, कुमारी ना जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। कार्नेलिया कहती, तुम मेरा अपमान करने का साहस ना करो फिलिप्स। फिलिप्स, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। कार्नेलिया कहती है, तुम अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते फिलिप्स। फिलिप्स इधर उधर देखकर, यह नहीं हो सकता। कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है। वह चिल्लाती है, रक्षा करो, रक्षा करो। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिलिप्स जो है वह कार्नेलिया से प्रेम करता है। फिलिप्स जो है कार्नेलिया से प्रेम करता है और ज़बरदस्ती उसको पाना चाहता है कुल मिला के। तो फिलिप्स इधर उधर देखता है और यह नहीं हो सकता कहता है, और कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है। कार्नेलिया को दोस्तों हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वह चिल्लाने लगती है कार्नेलिया, रक्षा करो, रक्षा करो। इतने में दोस्तों चंद्रगुप्त वहाँ पे प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है। वह गिरकर क्षमा मांगता है। चंद्रगुप्त छोड़ देता है। कार्नेलिया तुरंत कहती, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। कार्नेलिया कहती है, क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकती फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक जाता है। चंद्रगुप्त, चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं। कार्नेलिया, पिताजी कहाँ हैं? उनसे यह बात कह देनी होगी, यह घटना नहीं, तुम ही कह देना। चंद्रगुप्त, ओहो वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा।
कार्नेलिया आप चलिए, मैं आती हूँ। अब चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। कार्नेलिया, एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध है, उसे कैसे भी भूल जाऊं। उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है। वह भी आह कितना आकर्षक है, कितना तरंग सकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए ना उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत सम्राट होने की, उसमें कितनी विनयशील वीरता है। प्रस्थान। कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश होता है। सिकंदर, विजय करने की इच्छा क्लांति से मिलती जा रही है। हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है। लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्योगजनक अंश नहीं, अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश निमग्न है। सुनते हैं पौरस ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। एनिस कहता है, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर कहता है, नहीं नहीं, यहाँ दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके। दांड्यायन को देखा ना, थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। यह अद्भुत देश है। एनिलिस कहता है, परंतु आमभीग तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला, प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है। सिकंदर कहता है, लोभी है, सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई। एनिलिस कहता है, मुझे विश्वास नहीं, इसमें कोई रहस्य होगा। पर एक बात कहूँगा, ऐसे पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है, क्यों ना शिविर में ही चला जाए। सिकंदर कहता है, एनीसा क्रोटीज से फिर तो पर्सिपोलिन का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता न थी। यहाँ एकांत में मुझे कुछ ऐसी बातों पर विचार करना है जिन पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है। भविष्यवाणियाँ प्रायः सत्य होती हैं। एक ओर से फिलिप्स आमभीग, दूसरी ओर से दोस्तों कौन कौन, फिलिप्स और आमभीग, और दूसरी ओर से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। सिकंदर कहता है, कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है। फिलिप्स कहता है, आमभीग ने पूछ लिया। आमभीग, यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है। फिलिप्स कहता है, और उसके सहायक हैं सेल्यूकस क्रोध और आश्चर्य से कहता है, इतनी नीचता, अभी उस लज्जाजनक अपराध का प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड़ग इसका न्याय करेगा। सिकंदर कहता है, उत्तेजित न हो सेल्यूकस। फिलिप्स कहता है, तलवार तो कभी का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था, नहीं तो ऐसे निर्लज्ज विद्रोही की हत्या करना भी पाप नहीं पुण्य है। सेल्यूकस तलवार खींचता है। सिकंदर, तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बतलाओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा। सेल्यूकस कहता है, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया है, और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर कहता है, परंतु साहस नहीं हुआ, क्यों सेल्यूकस। फिलिप्स कहता है, क्यों साहस होता, इनकी कन्या दांड्यायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोहकारिणी अलका भी आती है, और चंद्रगुप्त के लिए यह जनरव फैलाया गया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। सेल्यूकस कहता है, रोक, अपनी आबाद गति से चलने वाली जीभ रोक। सिकंदर कहता है, ठहरो सेल्यूकस, तुम अपने को विचाराधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त कहता है, क्या है। सिकंदर, सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जारज संतान है, उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त, हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है, मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। सिकंदर कहता है, और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पड़ता। चंद्रगुप्त, असंभव क्यों नहीं। सिकंदर, हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। सिकंदर क्रोध से, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य। चंद्रगुप्त, तो दोस्तों चंद्रगुप्त कहता है कि मुझे आपसे सहायता नहीं लेना है। सिकंदर कहता है क्रोध से,
फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? चंद्रगुप्त कहता है, एक सादर निमंत्रण और सेल्यूकस से अपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा। परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। क्या कह रहा है कि परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। सिकंदर कहता है, परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ है, विजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त कहता है, वह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं। सिकंदर कहता है, अबोध युवक, तू गुप्तचर है? चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। अवश्य ही यहाँ रहकर यवन रणनीति से मैं कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आम्भीक समझने की भूल न होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। सिकंदर कहता है, तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं, ग्रीक लुटेरे हैं। चंद्रगुप्त, क्या यह झूठ है? लूट के लोभ से हत्या, व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना रणकला का उपहास करना है। सिकंदर आश्चर्य और क्रोध से, सेल्यूकस? चंद्रगुप्त, सेल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से कहनी चाहिए। आम्भीक, शिष्टता से बात करो। चंद्रगुप्त, स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वचन वचक शिष्टता नहीं जानता, अनार्य देशद्रोही आम्भीक। चंद्रगुप्त रोटियों की लालच से या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। आम्भीग, कौन कौन बंदी कर रहे हैं? आम्भीग, फिलिप्स, एनीसोक्रोटीज टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। सिकंदर, सेल्यूकस? सेल्यूकस सम्राट? सिकंदर, यह क्या? सेल्यूकस, आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है, यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतःपुर की महिलाओं के साथ वाल्हीक जाने दीजिए। सिकंदर सोचकर, अच्छा जाओ। प्रस्थान होता है। अब दोस्तों दूसरा दृश्य देखते हैं, झेलम तट का वनपथ। अब दूसरा दृश्य कहाँ का है? झेलम तट का वनपथ है। चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश होता है यहाँ पे। अलका, आर्य, अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य, पलायन। तो चंद्रगुप्त कहता है, व्यंग न कीजिए गुरुदेव। चाणक्य, दूसरा उपाय क्या है? अलका, है क्यों नहीं? चाणक्य, हो सकता है, दूसरी ओर देखने लगता है। चंद्रगुप्त कहता है, गुरुदेव। चाणक्य, परिवाज्रक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। यवनों को प्रतिपद में बाधा देना मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा। चाणक्य, यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंहरण अभी नहीं आया। चंद्रगुप्त, उसे समाचार मिलना चाहिए। चाणक्य, अवश्य मिला होगा। अलका, यदि ना आ सके? चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उस उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? अलका, जल बरसने की। चाणक्य, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, सिंहरण मालव को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चित आशा है। चंद्रगुप्त, उधर देखिए, वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं? सिंहरण का सहारा लिए वृद्ध गांधार राज का प्रवेश। सिंहरण का दोस्तों सहारा लिए वृद्ध गांधार राज का प्रवेश होता है। चाणक्य, राजन, गांधार राज विभव की छलनाओं से वंचित एक वृद्ध है, जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छाड़ दिया हो। मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। अलका, पिताजी, गले से लिपट जाती है। गांधार नरेश कहते हैं, बेटी अलका, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गांधार नरेश, नहीं, तू मुझे अपनी झोपड़ी में बिठाकर चली जाएगी। जो महलों को छोड़ चुकी है उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? अलका, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए। सिंहरण से मालव मैं कृतज्ञ हुई। सिंहरण से कहती है, मालव मैं कृतज्ञ हुई। सिंहरण सस्मित नमस्कार करता है। पिता के साथ अलका का प्रस्थान। चाणक्य, सिंहरण तुम आ गए? परंतु सिंहरण, किंतु परंतु नहीं आ रहे, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएं, विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति कला भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? सिंहरण, हम लोग
हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य, तो युद्ध नहीं करना होगा। चंद्रगुप्त, फिर क्या? चाणक्य, सिंहरण और अलका को नट और नटी बनना होगा। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि चाणक्य कह रहा है कि सिंहरण और अलका को नट और नटी बनना होगा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। देख रहे हो चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल्म अपनी छावनी अलग डाले है, वह सैनिक कहाँ के हैं? चंद्रगुप्त, नहीं जानता। चाणक्य, अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं। हम लोग उसी सेना के साथ अपने स्वांग रखेंगे। वहीं हमारे खेल होंगे। चलो हम लोग चलें। देखो, एक नवीन गुल्म का युवक सेनापति जा रहा है। सबका प्रस्थान। पुरुष वेश में कल्याणी और सैनिक का प्रवेश। पुरुष वेश में दोस्तों कल्याणी और सैनिक का प्रवेश होता है। कल्याणी, सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही हमारा उद्देश्य है। सेनापति, राजकुमारी। कल्याणी, सावधान सेनापति। सेनापति, क्षमा हो, अब ऐसी भूल न होगी। हाँ, तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी, वह क्या? सेनापति, घायलों की शुश्रूषा का भार ले लेना है। कल्याणी, मगध सेनापति, तुम कायर हो? सेनापति, तब जैसी आज्ञा हो। स्वागत स्त्री की अधीनता वैसी ही वीरी होती है, तिस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावें। कल्याणी, मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए, उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूं। सेनापति, बात तो अच्छी है। कल्याणी, और तब तक हम लोगों की रक्षित सेना रुक कर देखते हुए, यह लो पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश। पर्वतेश्वर दूर दिखलाकर, वह किस गुल्म का शिविर है युवक? कल्याणी, मगध गुल्म का महाराज। पर्वतेश्वर, मगध की सेना? असंभव, उसने तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत किया था। कल्याणी, परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटा सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में योग दिया है। पर्वतेश्वर, प्राच्य मनुष्यों में भी इतना उत्साह है? हंसता है। कल्याणी, महाराज, उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। पर्वतेश्वर हंसकर, प्रगल्भ हो युवक, परंतु रण जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ, तुम बड़े सुंदर सुकुमार हो, इसलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो तो अच्छा, समझे ना? कल्याणी, जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त, सिंहरण और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश। सिंहरण, खेल देख लो, ऐसा खेल जो कभी ना देखा हो, ना सुना हो। पर्वतेश्वर, नट, इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं। अलका, क्या युद्ध के पहले ही घबरा गए सेनापति? वह भी तो वीरों का ही खेल है। पर्वतेश्वर, बड़ी ढीठ है। चंद्रगुप्त, ना हो तो नागों का ही दर्शन कर लो। कल्याणी, बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग किस प्रकार वश कर लेते हैं? चंद्रगुप्त, संभ्रम से महाराज हैं, तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरों की सी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी, आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश कर सकता है, परंतु मनुष्यों को नहीं। पर्वतेश्वर, नट नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है? चंद्रगुप्त, मंत्र महाऔषधि के भाले से बड़े बड़े मंत्र नाग वशीभूत होते हैं। पर्वतेश्वर, भाले से? सिंहरण, हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमत्त मातंग। पर्वतेश्वर, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सिंहरण, ग्रीकों के शिविर से। चंद्रगुप्त, उनके भाले भारतीय हाथियों के लिए वज्र ही हैं। पर्वतेश्वर, तुम लोग आम भीख के चढ़ तो नहीं हो? सिंहरण, रातों रात यवन सेना वितस्ता के पार हो गई है, समीप है महाराज, सचेत हो जाइए। पर्वतेश्वर, मगध नायक, इन लोगों को बंदी करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। अलका, उपकार का भी यह फल? चंद्रगुप्त, हम लोग बंदी ही हैं, परंतु रणव्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यवन रणनीति भिन्न है। पर्वतेश्वर उद्विग्न भाव से जाता है। कल्याणी सिंहरण से कहती है, कल्याणी सिंहरण से, चलो हमारे शिविर में ठहरो, फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त, मुझे कुछ कहना है। कल्याणी, अच्छा तुम लोग आगे चलो। सिंहरण इत्यादि आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त, इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी, परंतु तुम कौन हो? ध्यान से देखती हुई, मैं तुमको पहचान। चंद्रगुप्त, मगध का एक सपेरा। कल्याणी, और भविष्यवक्ता भी। चंद्रगुप्त, मुझे मगध की पताका के सम्मान की
कल्याणी कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं। चंद्रगुप्त अभी तो एक सपेरा हूँ राजकुमारी कल्याणी। कल्याणी एक क्षण चुप रहकर, हम दोनों को चुप रहना चाहिए, चलो दोनों का प्रस्थान होता है। अब दोस्तों तीसरा दृश्य देखते हैं। युद्ध क्षेत्र सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर सेनापति भूल हुई। सेनापति हाथियों ने ही उधम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। पर्वतेश्वर सेनापति युद्ध में जय या मृत्यु दो में से एक होनी चाहिए। सेनापति महाराज, सिकंदर को वितस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड़गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भीषण भाले की चोट सिकंदर न संभाल सका। पर्वतेश्वर, प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो, मेरा रणगज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा। चलो सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। कल्याणी, चंद्रगुप्त, तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे। चंद्रगुप्त, बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारुण द्वेष से सब जकड़े हैं, मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी, केवल तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में से एक मैं भी हूँ। चंद्रगुप्त, परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है, इस ज्वाला से स्मृति लता मुरझा गई है। कल्याणी, चंद्रगुप्त, राजकुमारी, समय नहीं, देखो वह भारतीयों के प्रतिकूल देव ने मेघमाला का सृजन किया है, रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन और भयानक हो रहा है। कल्याणी, तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसा चाहो करो। चंद्रगुप्त, पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी, चलो। मेघों की गड़गड़ाहट दोनों जाते हैं। एक ओर से सेल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का ससैन्य प्रवेश। युद्ध। सेल्यूकस, पर्वतेश्वर अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर, यवन सावधान, बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध। घायल होकर सेल्यूकस का हटना। पर्वतेश्वर, सेनापति, देखो उन कायरों को रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय पराजय की चिंता नहीं, इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसे, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी विरत हो, रक्त के नाले धमनियों से बहे, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए संभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ। सेनापति का प्रस्थान। सिंहरण और अलका का प्रवेश। सिंहरण, महाराज, यह स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो युवक? सिंहरण, एक मालव। पर्वतेश्वर, मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव, खड़क कीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो, डर लगता हो तो पहाड़ी पर जाओ। सिंहरण, महाराज, यवनों का एक दल वह आ रहा है। पर्वतेश्वर, आने दो, तुम हट जाओ। सेल्यूकस और फिलिप्स का प्रवेश। सिंहरण और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ाकर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी के सैनिकों के साथ पहुंचना। दूसरी ओर से सिकंदर का आना। युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा। चंद्रगुप्त, युद्ध होगा। सिकंदर, कौन? चंद्रगुप्त, हाँ देवपुत्र सिकंदर। किससे युद्ध? मुमूर्ष घायल पर्वतेश्वर, वीर पर्वतेश्वर से? कदापि नहीं, आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं है। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर, रक्त पोंछते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है। सिकंदर, मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य आर्यवीर। पर्वतेश्वर, मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्रगुप्त, पंचदंत नरेश, आप क्या कर रहे हैं? समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी, इन थोड़े से अर्धजीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मगध सेना है, महाराज, आज्ञा दीजिए। पर्वतेश्वर, नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर चाहे हटे। सिकंदर, कदापि नहीं। कल्याणी, सिर स्त्राण फेंक कर जाती हूँ क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा न कर सकी, बड़ी निराशा हुई। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो?
चंद्रगुप्त मागध राजकुमारी कल्याणी देवी पर्वतेश्वर ओह पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका घायल सिंहरण को उठाना चाहती है कि आम्भीग आकर दोनों को बंदी करता है। पर्वतेश्वर यह क्या? आम्भीग, इनको भी बंदी बना रखना आवश्यक है। पर्वतेश्वर, तो वे लोग मेरे यहाँ रहेंगे? सिकंदर, पंचनद नरेश की जैसी इच्छा हो। अब दोस्तों चौथा दृश्य, मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिरा मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोके ही के लिए है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं। कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। विचारती हुई, आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु एक विचित्र विदेशियों का दल यहाँ ठहरा है। उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो, वह युवक आ गया। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। ऐन्द्रजालिक के वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, मालविका क्या है? चंद्रगुप्त, तुम्हारे नाग केसर की क्यारी कैसी है? मालविका, हरी भरी। चंद्रगुप्त, आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका, खेल तो नित्य ही देखती हूँ, ना जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ न कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने से बैठी हुई सब देखा करती हूँ। चंद्रगुप्त, मालविका, तुमको कुछ गाना आता है? मालविका कहती है, आता तो है, परंतु। चंद्रगुप्त, परंतु क्या? मालविका, युद्ध काल है, देश में रणचर्चा छिड़ी है। आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं। चंद्रगुप्त, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूँ तो कोई हानि न होगी। मालविका, ना जाने क्यों आज ऐसी कामना जाग पड़ी है। मालविका, अच्छा सुनिए। अचानक चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, छोकरियों से बात करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त, नहीं गुरुदेव, मैं आज ही बिपाशा के तट से आया हूँ। यवन शिविर भी घूम कर देख आया हूँ। चाणक्य, क्या देखा? चंद्रगुप्त, समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध की इंद्रजाली जानकर मुझसे यवन सैनिकों ने वहाँ की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनद के सैनिकों से भी दुर्धूच कई रणकौशल योद्धा शतुन्द्र तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चाणक्य, हाँ, तब क्या हुआ? कैलाश के अनुयायियों ने क्या कहा, क्या किया? चंद्रगुप्त, उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने बिपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। अब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। चाणक्य, और क्षुद्रकों का क्या समाचार है? चंद्रगुप्त, वे भी प्रस्तुत हैं। मेरी इच्छा है कि इस जगत विजेता का ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंहरण का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य, अच्छा, देखा जाएगा। संभवतः स्कंधावार में मालवों की युद्ध परिपद होगी। अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया। चंद्रगुप्त, चलिए, मैं अभी आया। चाणक्य का प्रस्थान होता है। मालविका, यह खेल तो बड़ा भयानक होगा। मागध। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। एक सैनिक का प्रवेश। चंद्रगुप्त, क्या है? सैनिक, सेनापति, मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, विपाशा और शतंद्रु के सतलज का नाम दोस्तों शतुद्री था, उसी का है। विपाशा व्यास का नाम था, शतुद्री सतलज का। तो विपाशा और शतुद्री के बीच जहाँ अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वस्त करना यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। सैनिक, अच्छा, राजकुमारी ने पूछा है कि आप कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालव में ठहरने की नहीं है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ, युद्ध ही मेरी आजीविका है। क्षुद्रकों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर सकूँगा। सैनिक, जैसी आज्ञा, जाता हूँ। चंद्रगुप्त कुछ सोचकर सैनिक फिर लौट आता है। सैनिक, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना साथ न ले जाए। सैनिक,
इसका उत्तर भी लेकर आना होगा। चंद्रगुप्त नहीं, सैनिक का प्रस्थान। मालविका, मालव से बहुत सी बातें मेरे देश से विपरीत हैं। इनकी युद्ध पिपासा बलवती है। फिर युद्ध। चंद्रगुप्त, तो क्या तुम इस देश की नहीं हो? मालविका, नहीं, मैं सिंध की रहने वाली हूँ आर्य। मालविका दोस्तों सिंधु की राजकुमारी है, सिंधु देश की। मालविका, नहीं, मैं सिंध की रहने वाली हूँ आर्य। वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं, इसलिए अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश है। चंद्रगुप्त, तो यहाँ कैसे चली आई हो? मालविका कहती है, मेरी इच्छा हुई कि और देशों को देखूं, और देशों को भी देखूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंहरण के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिंहरण बड़े सहृदय हैं, परंतु मागध तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूँ। कभी इंद्रजाली, कभी कुछ। भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? चंद्रगुप्त कहता है, सुबह मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ। तुम इन बातों को पूछकर क्या करोगी? प्रस्थान। मालविका, स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु विछलने का भय भी होता है। अद्भुत युवक है, देखूं कुमार सिंहरण कब आते हैं। पट परिवर्तन होता है दोस्तों। अब दोस्तों 5वां दृश्य देखते हैं। स्थान कहाँ का है? बंदी गृह। घायल सिंहरण और अलका। अलका, अब तो चल फिर सकोगे? सिंहरण, हाँ अलका, परंतु बंदी गृह में चलना फिरना व्यर्थ है। अलका, नहीं मालव, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। सिंहरण, क्या? अलका, सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है, पंचनद से संधि हो गई। अब यवन लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर यह संदेश सुना गया है। सिंहरण, कैसे? अलका, छपड़क वेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आता है। अलका कहती है, छपड़क वेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आता था। उसने संकेत से अपना तात्पर्य कह सुनाया। सिंहरण, तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका, हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। दोस्तों अलका कह रही है सिंहरण से कि वो सब जानते हैं। सिंहरण, तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहाँ पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। सिंहरण, उठ को। तब तो अलका, मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका, परंतु तुम बंदी हो। सिंहरण कहता है, जिस तरह हो सके अलके मुझे पहुंचाओ। अलका कुछ सोचने लगती है, तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदनी हूँ? सिंहरण, क्यों? अलका, आम्भीक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं। अलका कहती है कि आम्भीक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगनी से आम्भीक का ब्याह करा दिया। क्या दोस्तों? पर्वतेश्वर की भगनी मतलब पर्वतेश्वर की बहन से आम्भीक का विवाह करा दिया है। परंतु आम्भीक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ बंदनी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। तो आम्भीक की दोस्तों इच्छा थी कि अलका की शादी पर्वतेश्वर से ही हो जाए। पर्वतेश्वर की कई शादियां हो चुकी हैं, तो वे आम्भीक सोचता था कि पर्वतेश्वर की कई रानियां हैं, उनमें से एक अलका भी हो जाए, लेकिन अलका ने स्वीकार कर दिया। सिंहरण कहता है, अलका, तब क्या करना होगा? अलका, यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है कि तुमको छुड़ा दूं। सिंहरण, मैं? अलका मुझसे पूछती हो? अलका, दूसरा उपाय क्या है? सिंहरण, मेरा सिर घूम रहा है। अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी? अच्छा होता कि इसके पहले ही मैं न रह जाता। अलका, क्यों मालव, इसमें तुम्हारी कुछ हानि है? सिंहरण, कठिन परीक्षा ना लो अलका, मैं बड़ा दुर्बल हूँ। मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। सिंहरण दोस्तों कहता है, सिंहरण दोस्तों अलका से प्रेम करता है। अलका कहती, मालव, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। सिंहरण, और तुम पंचनद की अर्धीश्वरी बनने की आशा में। तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। अलका हंसती हुई चिढ़ गए। आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊँ। सिंहरण, यह भी कोई हंसी है? अलका,
बंदी जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंहरण का प्रस्थान। अलका, सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंहरण को मालव भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा। गाती है। अब दोस्तों कौन गा रही है यहाँ पे? ये अलका है गा रही है। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह है। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह है, और किसको देना है हृदय चीन्हने की थी तनिक थी चाह। और किसको देना है हृदय चीन्हने की ना तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। उड़ रही थी हथपथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या द्रगजल से छिड़काओ, बनाऊं मैं इस बिछलन राह। करूं क्या द्रगजल से छिड़काओ, बनाऊं मैं यह बिछलन राह। संभलते धीरे धीरे चलो, इसी मिस लगे तुमको विलंब। सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत, वह चलेगा आँखों की राह। और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा अथाह। अब दोस्तों पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर कहता है, सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका, यह बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। पर्वतेश्वर, तुम्हें कौन बंदी कहता है? यह तुम्हारा अन्याय है। अलका, चलो, सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। अलका, नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। पर्वतेश्वर, इसका तात्पर्य अलका, कोमल सैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। पर्वतेश्वर, व्यंग न करो अलका। पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है वह भारत का एक एक बच्चा जानता है, परंतु दैव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए। अलका, मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत ना होगी। हम लोग जो आपके लिए, देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यौनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए। पर्वतेश्वर, बंदी कैसे? अलका, बंदी नहीं तो और क्या। सिंहरण जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुआ, आज तक वह क्यों रोका गया? पंचनद नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना? पर्वतेश्वर, कौन कहता है सिंहरण बंदी है? उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उससे द्वंद्व युद्ध किया चाहता हूँ। अलका, क्यों? पर्वतेश्वर, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं जी सकते। ये दोस्तों पर्वतेश्वर कहता है कि सिंहरण वीर है, मालवगढ़ है जो, लेकिन उससे मैं द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं जिंदा रह सकते। अब दोस्तों, जो गांधार तक्षशिला की राजकुमारी अलका है, उसके दो प्रेमी हैं, एक सिंहरण है, एक पर्वतेश्वर है। दोनों अलका से प्रेम करते हैं, लेकिन अलका सिंहरण से प्रेम करती है, मालवगढ़ से। तो पर्वतेश्वर कहता है, क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं जी सकते। अलका, महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। पर्वतेश्वर, यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझे प्यार करोगी अलका? सच कहो। अलका, तब विचार करूंगी, पर वैसी संभावना नहीं। पर्वतेश्वर, क्या प्रमाण चाहती हो अलका? अलका, सिंहरण के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, वहाँ तुम्हारी सेना यवनों की सहायक न बने और सिंहरण अपनी मालव की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। पर्वतेश्वर, मुझे स्वीकार है। अलका, तो मैं भी राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर। पर्वतेश्वर, वह क्या? अलका, यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूँगी। पंचनद नरेश, यह दस्यु दल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। पर्वतेश्वर, सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसा कहोगी वैसे वही होगा।
सिंहरण के लिए रथ आवेगा और तुम्हारे लिए शिविका देखो भूलना मत, चिंतित भाव से प्रस्थान। अब दोस्तों छठवां दृश्य देखते हैं। मालवों के स्कंधावार में युद्ध परिषद। देवबल परिषद के सम्मुख में यह विज्ञप्ति उपस्थित करता हूँ कि यवन युद्ध के लिए जो संधि मालव क्षुद्रकों में से हुई है उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गणों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसके सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मागध चंद्रगुप्त ही हों। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। सिंहरण का प्रवेश। परिषद में हर्ष। सब कुमार सिंहरण की जय। नागदत्त मगध एक साम्राज्य है, लिच्छवी और ब्रज नागदत्त कहता है मगध एक साम्राज्य है, लिच्छवी और ब्रजी गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है, मैं इसका विरोध करता हूँ। सिंहरण मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूँ, मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है और साथ ही मैं संधि विग्रहिक का कार्य भी करता हूँ। पंचनद की परिस्थिति स्वयं देख आया हूँ और मागध चंद्रगुप्त को भी भली भांति जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ। और भी मेरी एक प्रार्थना है, उत्तरापथ के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। गणमुख्य आर्य चाणक्य व्यासपीठ पर आवें। चाणक्य व्यासपीठ से। उत्तरापथ के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिषद का मैं अनुग्रहीत हूँ कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया। गणतंत्र और एक राज्य का प्रश्न यहाँ नहीं, क्योंकि लिच्छवी और ब्रजियों का अपकार करने वाला मगध एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है, वहाँ सलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। अतएव सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति न होगा। बीतस्ता प्रदेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त ही के उद्योग का यह फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को न आवेगी। उसी के प्रयत्न से यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है, जिससे उनका आगे बढ़ना असंभव हो गया है। परंतु सिकंदर की कूटनीति प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है। वह अपनी विद्रोही सेना को स्थल मार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नौबल के द्वारा स्वयं सिंधु संगम तक के आदेश विजय करना चाहता है। उसमें मालवों का नाश निश्चित है। अतएव सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त को वर्ण करें तो क्षुद्रकों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने भी सेनापति बनाया है। नागदत्त ऐसा नहीं हो सकता। चाणक्य प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य होना आवश्यक है। साथ ही क्षुद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासन का नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों को एकनिष्ठ होना ही लाभदायक है। फिर तो मालव और क्षुद्रक दोनों ही स्वतंत्र सब हैं और रहेंगे। संभवतः उसमें प्राच्यों का एक गणराष्ट्र आगामी दिनों में और भी मिलेगा। नागदत्त समझ गया, चंद्रगुप्त को ही सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयस्कर होगा। सिंहरण अन्नपान और भयपज्य सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। गणमुख्य यह उन लोगों की इच्छा पर है। अस्तु, महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त को ही वर्ण करने की आज्ञा परिषद देती है। समवेत जय घोष। अब दोस्तों सातवां देखते हैं। सातवां दृश्य क्या है? पर्वतेश्वर का प्रासाद। अब दोस्तों ये पर्वतेश्वर का प्रासाद है। प्रासाद मतलब कि महल। अलका सिंहरण मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज इसका कुछ निपटारा करना होगा, अब अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निभृत से रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर अलका बड़ी दुविधा है। अलका क्यों पौरव? पर्वतेश्वर मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूँ कि मालव युद्ध में मैं भाग न लूँगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सहस्त्र अश्वारोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला है कि कुछ यवन सेना अपने देश को लौट रही है। अलका अन्यमयस्क होकर हाँ कहते चलो। पर्वतेश्वर तुम क्या कहती हो? अलका अलका मैं सुनना चाहती हूँ। पर्वतेश्वर बतलाओ मैं क्या करूँ? अलका जो अच्छा समझो। मुझे देखने दो ऐसी सुंदर बेड़ी
फूलों से गुथी हुई श्यामा रजनी की सुंदर बेड़ी। आहा पर्वतेश्वर क्या कह रही हो अलका, गाने की इच्छा होती है सुनोगे। गाती है अलका। दोस्तों यहाँ क्या गाती है, पिछली बार भी अलका ने ही गाया था और इस बार भी अलका गाती है। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो विरस बदन पर चिंता लेख। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो विरस बदन पर चिंता लेख। छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पंथ में उड़ना रही हो कोमल धूल। प्रियतम के आगमन पंथ में उड़ना रही हो कोमल धूल। कादम्बनी उठी यह ढकने वाली दूर जलधि के कूल। कादम्बनी उठी यह ढकने वाली दूर जलधि के कूल। समय विहग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित कौन। समय विहग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित कौन। तुम हो सुंदरी तरल तारी के बोलो कुछ बैठो मत मौन। तुम हो सुंदरी तरल तारी के बोलो कुछ बैठो मत मौन। मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आँखें क्यों नादान। मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आँखें क्यों नादान। रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। पर्वतेश्वर कहती है अलका, मैं पागल होता जा रहा हूँ, यह तुमने क्या कर दिया है अलका, मैं तो गा रही हूँ। पर्वतेश्वर परिहास न करो, बताओ मैं क्या करूँ अलका। यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम न जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। पर्वतेश्वर बड़ी विडंबना है अलका, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है। अब समझ गए होगी कि वह संधि नहीं पराधीनता की स्वीकृति थी। पर्वतेश्वर मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वारोहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा अलका। मन में मैं चलूँ, निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा न मिलेगा। प्रकट अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूँगी, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी। पर्वतेश्वर का प्रस्थान। 8वां दृश्य दोस्तों देखते हैं। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी में दूर पर कुछ नावें। मालविका, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त, जैसा उचित समझो, तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंहरण को कहाँ छोड़ा। मालविका, आते ही होंगे। चंद्रगुप्त सैनिकों से, तुम लोग कितनी दूर तक गए थे। सैनिक, अभी 4 योजन तक यवनों का पता नहीं, परंतु कुछ भयभीत सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालव की 50 स्त्रिकाएँ वहाँ निरीक्षण कर रही हैं, उन पर धनुर्धर हैं। सिंहरण प्रवेश करके वह पर्वतेश्वर की सेना होगी, किंतु मागध आश्चर्य है। चंद्रगुप्त, आश्चर्य कुछ नहीं सिंहरण, क्षूद्रकों को केवल कुछ ही गुल्म आए हैं और तो। चंद्रगुप्त, चिंता नहीं, कल्याणी के मागध सैनिक और क्षूद्रक अपनी बात में हैं, यवनों को इधर आ जाने दो। सिंहरण, थोड़ी सी हिंसिकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। सिंहरण, प्रस्तुत हैं, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त, यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। सिंहरण संकेत करता है और नावें जाती हैं। मालविका, तो मैं स्कंधावार के पृष्ठभाग में अपने साधन रखती हूँ, एक क्षुद्र भंडार मेरे उपवन में भी रहेगा। मालविका, जो मैं स्कंधावार के पृष्ठभूमि में अपने साधन रखती हूँ, एक क्षुद्र भंडार मेरे उपवन में भी रहेगा। चंद्रगुप्त विचार करके, अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आती है, उस पर से अलका उतर पड़ती है। सिंहरण आश्चर्य से, तुम कैसे अलका। अलका, पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों की नावें घूम रही हैं, मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंच गई हंसकर, परंतु मैं बंदी आई हूँ। चंद्रगुप्त, देवी युद्धकाल है, नियमों को तो देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान। मालव रक्षकों के साथ एक यवन का प्रवेश। यवन, मालव के संधि विग्रहिक अमात्य से मिलना चाहता हूँ। सिंहरण, तुम दूत हो। यवन, हाँ। सिंहरण, कहो, मैं यही हूँ। यवन, देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता मुझसे आकर भेंट करे और मेरी जलयात्रा की सुविधा का प्रबंध करे। सिंहरण, सिकंदर से मालवों की ऐसी कोई संधि नहीं हुई है जिससे वे इस कार्य के लिए बाध्य हों। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत हैं, चाहे संधि परिषद में या रणभूमि में। यवन, तो यही जाकर कह दूँ। सिंहरण, हाँ, जाओ, रक्षकों से इन्हें सीमा तक पहुँचा दो।
यवन का रक्षकों के साथ प्रस्थान। चंद्रगुप्त मालव, हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा। सिंहरण, जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरवर। चंद्रगुप्त, परंतु सुना है यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध हैं जिनमें रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छंदता से हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं, वीर उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य है। सिंहरण, युद्ध सीमा के पार के लोगों को भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की आज्ञा प्रचारित हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त, पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। सिंहरण, क्या? चंद्रगुप्त, यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है, इसलिए शत्रु की नीति से युद्ध करना होगा। सिंहरण, सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाएंगी, चलिए सबका प्रस्थान। अब दोस्तों 9वां दृश्य देखते हैं। शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। कल्याणी, आर्य, अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने बिपाशा को अपने आक्रमण की सीमा बना ली है। अग्रसर होने की संभावना नहीं और अमात्य राक्षस आ भी गए हैं, उनके साथ मेरा जाना ही उचित है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? कल्याणी, मैं नहीं जानती। चाणक्य, परंतु राजकुमारी, उसका असीम प्रेमपूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा, वह बिना पतवार की नौका के सदृश इधर उधर बहेगा। कल्याणी, आर्य, मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। अमात्य राक्षस का प्रवेश। राक्षस, कौन? चाणक्य। चाणक्य, हाँ अमात्य। राजकुमारी मगध लौटना चाहती है। राक्षस, तो उन्हें कौन रोक सकता है? चाणक्य, क्यों, तुम रोकोगे? राक्षस, क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है? चाणक्य, जो होंगे वे अवश्य समझे जाएंगे। अमात्य, मगध की रक्षा अभीष्ट नहीं है क्या? राक्षस, मगध विपन्न कहाँ है? चाणक्य, तो मैं क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा न बनोगे, और यवनों से भी यह कह दिया जाए कि वास्तव में यह स्कंधावार प्राच्य देश के सम्राट का नहीं है, जिससे भयभीत होकर तुम बिपाशा पार होना नहीं चाहते। यह तो क्षुद्रकों की सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुँचने का सरल पथ छोड़ देने को प्रस्तुत है। क्यों? राक्षस, विचार कर। आह ब्राह्मण, मैं स्वयं रहूँगा, यह तो मान लेने योग्य सम्मति है। परंतु चाणक्य, फिर परंतु लगाया? तुम स्वयं रहो और राजकुमारी भी रहे, और तुम्हारे साथ जो नवीन गुलाम आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावी के अंतिम छोर पर पहुँचेगा तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस, फिर भी मगध पर मेरा संदेह है, मैं उसे उजड़ने और हत्याओं से बचाना चाहता हूँ। प्रस्थान। कल्याणी, क्या इच्छा है अमात्य? राक्षस, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। राजकुमारी, यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता न होती। कल्याणी, जैसी सम्मति हो। चाणक्य का पुनः प्रवेश। चाणक्य, अमात्य, सिंह पिंजड़े में बंद हो गया है। राक्षस, कैसे? चाणक्य, जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को स्थल मार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजयों पर फूल कर उसने ऐसा किया, परंतु जा फंसा उनके चंगुल में। अब इधर क्षुद्रकों और मागधों की नवीन सेनाओं से उनको बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस, तब तुम क्या चाहते हो? तब तुम क्या कहते हो, क्या चाहते हो? चाणक्य, यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना लेकर बिपाशा की तट की रक्षा करो, और क्षुद्रकों को लेकर मैं पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ। इसमें तो डरने की कोई बात नहीं। राक्षस, मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य, यदि न करोगे तो अपना ही अनिष्ट करोगे। प्रस्थान। कल्याणी, विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझे तो इसको देखकर डर लगता है। राक्षस, विकट है। राजकुमारी, एक बार इससे मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं उसे बचाना चाहता हूँ। कल्याणी, चलिए कल्याणी का प्रस्थान। चाणक्य पुनः प्रवेश करके। राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की है, सुनोगे? मैं कहना भूल गया था। राक्षस, क्या? चाणक्य कहता है, नंद को अपनी प्रेमिका। चाणक्य कहता है कि एक बात तुम्हारे काम की है, वह सुनाना चाहता हूँ, सुन लो। तो चाणक्य कौन सी बात कह रहा है? नंद को अपनी प्रेमिका सुवासनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक ना होगा, समझे? सकटार की पुत्री है सुवासनी, तो नंद को शक हो गया है
कि राक्षस क्या कहते हैं सुवासिनी से प्रेम करता है। ये चाणक्य का सवेग प्रस्थान, राक्षस फिर सर पकड़कर बैठ जाता है। अब दोस्तों 10वां दृश्य देखते हैं। मालव दुर्ग का भीतरी भाग, एक शून्य परकोटा। मालविका, अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है। यदि शत्रु इधर से आवे तब अलका, दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना अभी सुख की नींद सो रही है। सिंहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना को ले आना अभीष्ट था वहां तक पहुंच गई है। मालविका, अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका देख कर, मालविका, मेरे पास धनुष है और कटार है। इस आपत्ति काल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए। तू कटार अपने पास रख ले। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ। रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। अलका, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धरोहर हैं, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भय से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंहरण को शीघ्र ही भेज दे। यहाँ जब तक कोई ना आ जाए मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका, संध्या का नीरव निर्जन प्रवेश है, बैठूं? अकस्मात बाहर से हल्ला होता है, युद्ध शब्द। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उठती है, अरे वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाऊं। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है, यवन सैनिक का पतन। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी मारती है। तीसरे बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंहरण का प्रवेश, युद्ध। सिंहरण तलवार चलाते हुए, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने को, भाले का वार। सिंहरण इस फुर्ती से बर्छे को ढाल कर लेता है कि वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवन राज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिंहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। 3 यवन सैनिक कूद कर आते हैं, इधर से मालव सैनिक पहुंचते हैं। सिंहरण, यवन, दुस्साहस न करो, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है, ले जाओ, इनकी शुश्रूषा करो। यवन, दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं। सिंहरण, पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम सब बंदी होगे। ले जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ, जब तक और मालवों का यहाँ न विदित हो जाए कि यही वह सिकंदर है। मालव सैनिक, सेनापति, रक्त का बदला। इस निरशंस ने निरीह जनता का कारण वध किया है, प्रतिशोध। सिंहरण, ठहरो मालव वीरो, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन, जाओ, शीघ्र जाओ। तीनों यवन सिकंदर को लेकर जाते हैं। घबराया हुआ एक सैनिक आता है। सिंहरण, क्या है? सैनिक, दुर्ग द्वार टूट गया, यवन सेना भीतर आ रही है। सिंहरण, कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो। समस्त मालव सेना से कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा। अलका से, तुम मालविका को साथ लेकर अंतःपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से रक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका, मालव के ध्वंस पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा, जाओ। अलका का प्रस्थान। यवन सैनिकों का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ा हुआ आता है। यवन सेनापति सेल्यूकस, क्षुद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है, बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त कहता है, यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है तुम्हारा जीवन। सेल्यूकस कुछ सोचने लगता, हम दोनों के लिए प्रस्तुत है, किंतु चंद्रगुप्त, शांति, मार्ग दो, जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त का जयघोष। तो ये दोस्तों था दूसरा अंक, क्या कहते हैं, हमने दूसरे अंक के सभी 10 दृश्यों का अध्ययन कर लिए इस वीडियो में। अब इसके अगले वीडियो में हम दोस्तों तृतीय अंक का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट में आप लोगों को पाठ्यक्रम में जो भी उपन्यास लगे हैं, कहानियाँ लगे हैं, नाटक लगे हैं, सभी उपलब्ध हैं, उनका अध्ययन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों इसके आगे तीसरे अंक में दोस्तों। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।